तुम मेरे गले में फांसी का फंदा बनकर लटक गई हो। मैं तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानता। कहां तुम इतनी मोटी और कहां मैं शहर का जाना माना चेहरा। तुम मेरी बीवी बनने के लायक थी ही नहीं। इतना मत खाओ गौरी, तुम्हें देखकर लगता है जैसे खाना ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्यार है। टाइम दो। इतना वजन लेके चलना आसान नहीं होता। शादी तो कर ली, अब बस इन्हें थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना बाकी है। इन्हें ट्रेन करो। हाँ, इमरजेंसी केस है। अरे बेटा, आर्यन तो हीरो जैसा है। पता नहीं किस मजबूरी में इतनी मोटी लड़की से शादी कर ली। तुम मेरे गले में फांसी के फंदे की तरह लटका दी गई हो। मैं तुम्हें कभी भी अपनी पत्नी नहीं मानता। तुम मेरी बीवी बनने के लायक ही नहीं थी। कहां तुम इतनी मोटी और कहां मैं शहर का जाना माना चेहरा। तुम्हें तो अपना वजन लेकर चलने में भी शर्म आती होगी। गौरी के कानों में आर्यन के यह अल्फाज में गूंज रहे थे और रोते हुए बस यही सोच रही थी, क्या मोटा होना इतना बड़ा गुनाह जिसकी वजह से उसे इतने ताने सुनने पड़ते हैं। पर आज तो हद ही हो गई। उसके पति ने उस पर हाथ ही उठा दिया। वह सड़क पर चलती जा रही थी, अपना बैग घसीटे, और उसके कानों में आर्यन के लफ्ज गूंज रहे थे। यह कहानी है गौरी की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में पली बढ़ी थी गौरी। नाम के बिल्कुल उलट, सांवली, गोल चेहरे वाली, भारी भरकम शरीर की लड़की। लेकिन उसकी असली पहचान उसका दिल था, बेहद नरम, बेहद सच्चा। लोग उसके मोटापे पर हंसते, ताने मारते, पर जब भी किसी के घर दुख आता सबसे पहले गौरी ही पहुंचती। गौरी सिर्फ दिल की ही अमीर नहीं थी, वह सचमुच अमीर भी थी। उसके दादाजी जमींदार थे और पिता बड़े अनाज व्यापारी। पैसे, जमीन, इज्जत, किसी चीज की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक, समाज की नजरों में खूबसूरती की। उधर दिल्ली में रहता था आर्यन मल्होत्रा, हैंडसम, स्मार्ट, रईस बिजनेसमैन। ऊंचा कद, तेज नैन नक्श, कॉन्फिडेंस से भरा व्यक्तित्व। उसके पास भी सब कुछ था, पैसा, शोहरत, दोस्त, पार्टियां, मगर रिश्तों के नाम पर बस एक ही इंसान था जिससे वह सच्चा प्यार करता था, उसके दादाजी वीरेंद्र मल्होत्रा। वीरेंद्र मल्होत्रा और गौरी के दादाजी बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ गरीबी देखी, साथ अमीरी बनाई। उसी दोस्ती में एक दिन मजाक मजाक में रिश्ता तय हुआ था। तेरी पोती मेरा पोता, बचपन की बात थी, मगर वीरेंद्र जी ने उसे दिल में बसा लिया था। एक रात अचानक वीरेंद्र मल्होत्रा को हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक थी। आर्यन आईसीयू के बाहर बेचैन टहल रहा था। डॉक्टर ने कहा, जो कहना हो जल्दी कह लीजिए। आर्यन का दिल बैठ गया। वह कमरे में गया। दादाजी ऑक्सीजन मास्क में थे, सांसें टूटी टूटी। उन्होंने इशारे से आर्यन को पास बुलाया। कमजोर आवाज में बोले, आर्यन, एक आखिरी ख्वाहिश है। दादाजी प्लीज, आप ठीक हो जाएंगे। उसकी आंखें भर आईं। नहीं बेटा, वक्त कम है। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था, उसकी पोती गौरी, उसे तुम्हारी शादी। आर्यन जैसे पत्थर हो गया। फाट, दादाजी ये क्या? मैंने बचपन में रिश्ता तय किया था। वो लड़की बहुत अच्छी है, अमीर भी है, पर सबसे बड़ी बात, दिल से सच्ची है। मुझे वादा करो। आर्यन चुप। उसने कभी उस लड़की को देखा तक नहीं था। वह लव मैरिज में यकीन करता था, अरेंज में नहीं। और ऊपर से गांव की लड़की। मगर दादाजी की उंगलियां उसके हाथ को कसकर पकड़ रही थीं, जैसे जवाब पर ही उनकी सांस टिकी हो। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैंने मना किया तो ये आखिरी इच्छा अधूरी रह जाएगी, उसने सोचा। उसने धीरे से सिर झुका दिया। मैं शादी करूंगा दादाजी। वीरेंद्र मल्होत्रा की आंखों में सुकून उतर आया। अगले ही दिन अस्पताल में ही शादी की तैयारी हुई। आईसीयू के पास छोटा सा हॉल सजाया गया। कुछ रिश्तेदार, डॉक्टर, नर्सें और व्हीलचेयर पर बैठे वीरेंद्र मल्होत्रा। आर्यन शेरवानी में था, मगर चेहरे पर खुशी नहीं, बस मजबूरी। तभी दरवाजा खुला। गौरी अंदर आई। लाल बनारसी साड़ी, भारी गहने, मगर उससे भी भारी उसका शरीर। गोल चेहरा, बड़ी आंखें, घबराहट से झुकी पलकें। आर्यन ने उसे पहली बार देखा और भीतर कुछ टूट सा गया। दादाजी ने मेरे लिए यही लड़की चुनी? उसके मन में आया।
उसके दोस्तों की हंसी, सोसाइटी की बातें, सब उसके दिमाग में घूम गईं। मगर उसने दादाजी की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी, आखिरी उम्मीद। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। गौरी कांपते हाथों से वरमाला लिए खड़ी थी। उसने एक पल को आर्यन की तरफ देखा। उम्मीद, डर, संकोच, सब मिला हुआ। आर्यन ने नजरें फेर लीं, मगर माला पहन ली। 7 फेरे अस्पताल के फर्श पर हुए। बीच बीच में मशीनों की बीप और दादाजी की टूटी सांसें। फेरे पूरे हुए। पंडित जी बोले, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। वीरेंद्र मल्होत्रा मुस्कुराए, आंखें बंद कर लीं, जैसे इंतजार पूरा हो गया हो। गौरी ने पहली बार धीमे से कहा, जी, पति जी। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक ठंडी नजर डाली और मुड़ गया। गौरी का दिल उसी पल हल्का सा कांप गया। उसे एहसास हो गया, यह शादी दादाजी की थी, आर्यन की नहीं। शादी को आज 3 महीने हो चुके थे। वीरेंद्र मल्होत्रा अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनकी मौत ने आर्यन को अंदर से तोड़ा जरूर, मगर उस टूटन का गुस्सा, दर्द, सब उसने एक ही इंसान पर उतारना शुरू कर दिया था, गौरी पर। जिस दिन दादाजी की चिता जली, उसी दिन जैसे आर्यन के दिल में गौरी के लिए बची आखिरी नरमी भी राख हो गई। दिल्ली के मल्होत्रा मेंशन में गौरी का स्वागत तो बहू बनकर हुआ था, मगर व्यवहार नौकरानी जैसा। महंगे कपड़े, हीरे के गहने, आलीशान कमरा, सब था, मगर सम्मान नहीं। आर्यन उससे औपचारिक बात भी मुश्किल से करता। मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करना, मेरे दोस्तों के सामने कम बोला करो, और प्लीज थोड़ा कम खाया करो। हर बात में ताना, हर नजर में तिरस्कार। गौरी चुप रहती। वह सोचती, शायद समय लगेगा, रिश्ता बचाना है, दादाजी की आखिरी इच्छा थी। एक शाम आर्यन ने अपने बिजनेस फ्रेंड्स के लिए पार्टी रखी। पूरा मेंशन जगमगा रहा था। गौरी ने बहुत मन से तैयार होकर हॉल में कदम रखा। हल्की गोल्डन साड़ी, बाल जूड़े में, आंखों में उम्मीद। सोचा, आज शायद वो मुझे अपनी पत्नी की तरह इंट्रोड्यूस करेंगे, मगर हुआ उल्टा। आर्यन दोस्तों के बीच खड़ा था। एक दोस्त ने हंसते हुए पूछा, भाभी कहाँ हैं यार, दिखाई नहीं दी अभी तक। आर्यन मुस्कुराया, फिर ऊंची आवाज में बोला, आ रही होंगी, टाइम लगता है ना, इतना वजन लेकर चलना आसान थोड़ी है। दोस्तों में ठाका गूंज उठा। उसी वक्त गौरी दरवाजे पर खड़ी थी। उसके कदम वहीं जम गए। हाथ की चूड़ियां कांप गईं। उसने पहली बार महसूस किया, मैं उसकी पत्नी नहीं, मजाक हूं। पार्टी में वह एक कोने में चुप बैठी रही। कोई उससे बात नहीं कर रहा था। कुछ औरतें फुसफुसा रही थीं, इतनी मोटी है, आर्यन से मैच ही नहीं करती, पैसे के लिए शादी की होगी। गौरी सब सुन रही थी, आंखें भर रही थीं, मगर मुस्कान जबरन होठों पर थी। दिन बीतते गए। अपमान अब आदत बन चुका था। कभी डाइनिंग टेबल पर, इतना मत खाओ, डाइटिंग ट्राई करो, पब्लिक में मेरी इमेज खराब होती है। कभी जिम ट्रेनर बुला देता, इन्हें ट्रेन करो, इमरजेंसी केस है। दोस्तों के सामने, मेरी वाइफ नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। हर शब्द तीर था, मगर गौरी सहती रही। क्यों? क्योंकि उसने शादी को रिश्ता माना था, समझौता नहीं। एक रात वह आर्यन के कमरे में दूध लेकर गई। हिम्मत करके बोली, मैं कोशिश कर रही हूं, आप जैसा चाहें वैसी बन जाऊंगी, बस आप मुझसे नफरत मत कीजिए। आर्यन ने लैपटॉप से नजर उठाई भी नहीं। देखो गौरी, ये इमोशनल ड्रामा मुझ पर मत किया करो। ये शादी मैंने दादाजी के लिए की थी, अपने लिए नहीं। ये सुनकर उसका दिल जैसे नीचे गिर गया। मतलब, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं? आर्यन ठंडे स्वर में बोला। सच सुनना है? हाँ, कुछ भी नहीं। उस रात गौरी पहली बार तकिए में मुंह छुपाकर रोई। फिर आया वो दिन जिसने सब बदल दिया। आर्यन के बिजनेस पार्टनर की बड़ी पार्टी थी। हाई प्रोफाइल लोग, मीडिया, कैमरे। आर्यन ने साफ कहा, कोई ड्रामा मत करना, चुप रहना। गौरी ने सिर हिला दिया। पार्टी में वह शालीनता से सबको नमस्ते कर रही थी। तभी एक वेटर ट्रे लेकर गुजरा। किसी ने पीछे से धक्का दिया। जूस का ग्लास एक महिला की ड्रेस पर गिर गया। महिला चीख पड़ी, ओह गॉड, ये किसने किया? भीड़ की नजर गौरी पर गई, क्योंकि वह पास खड़ी थी। महिला चिल्लाई, आपको चलना भी नहीं आता? आर्यन भी आ गया।
बिना कुछ पूछे, बिना सच जाने उसने गुस्से में गौरी का हाथ पकड़ा और जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा हॉल सन्न। गौरी की आंखों में आंसू नहीं आए, बस कुछ अंदर से टूट गया। आर्यन चिल्लाया, तुम हर जगह मुझे शर्मिंदा करती हो। गौरी ने धीरे से उसका हाथ हटाया। पहली बार उसकी आवाज कांपी नहीं। आज आपने थप्पड़ नहीं मारा, रिश्ता मारा है। वह मुड़ी और हॉल से बाहर चली गई, इस बार हमेशा के लिए। उस रात जब गौरी पार्टी हॉल से बाहर निकली तो किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सबकी नजरें आर्यन पर थीं। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, ओवर रिएक्ट कर दिया। पब्लिक में थप्पड़, बहुत गलत। मगर उस वक्त आर्यन का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उसे लगा, ठीक ही किया, उसे सबक मिलना चाहिए था। वह पार्टी में वापस चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर रात के 2 बजे जब वह घर लौटा तब पहली बार उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। मेंशन हमेशा रोशनी से भरा रहता था, मगर आज अंधेरा था। उसने नौकर से पूछा, मैडम आ गई? नौकर झिंझका, नहीं साहब, वो तो पार्टी से ही नहीं लौटी। आर्यन का माथा सिकुड़ा। कमरे में चेक किया? जी, उनका सामान भी नहीं है। अब उसके दिल में हल्की सी घबराहट हुई। वह सीधे गौरी के कमरे में गया। अलमारी खुली थी, मगर आधी खाली। ड्रेसिंग टेबल पर गहने रखे थे जो उसने शादी में दिए थे। बस एक चीज नहीं थी, मंगलसूत्र, और तकिए पर एक मुड़ा हुआ कागज। आर्यन ने खोला। उसमें लिखा था, मैंने रिश्ता निभाने की पूरी कोशिश की, पर रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। आज आपने सबके सामने जो किया, उसने मुझे आपकी पत्नी नहीं, बोझ साबित कर दिया। मैं जा रही हूं, हमेशा के लिए। गौरी आर्यन कुछ सेकंड तक कागज देखता रहा। फिर पहली बार उसके सीने में हल्का सा दर्द उठा। अगले दिन उसने गौरी के मायके फोन किया। उधर से जवाब मिला, वो यहां नहीं आई। अब बेचैनी बढ़ी। तो गई कहां? उसने सोचा। 3 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं, ना कॉल, ना मैसेज, ना लोकेशन। आर्यन ने अपने लोगों को लगा दिया, पूरे शहर में ढूंढो। इसी बीच एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। वही महिला जिसकी ड्रेस पर जूस गिरा था, ऑफिस मीटिंग में मिली। वह खुद आर्यन के पास आई। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे आपसे कुछ कहना है, आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ बोलिए। वह झिंझकी, फिर बोली, उस दिन पार्टी में जूस आपकी वाइफ ने नहीं गिराया था। आर्यन चौंका। व्हाट? पीछे से किसी ने मुझे धक्का दिया था। मैंने बाद में सीसीटीवी देखा, वो आपके बिजनेस राइवल विक्रम का आदमी था। आर्यन का दिमाग सुन्न। मतलब गलती गौरी की नहीं थी? नहीं, वो तो खुद साइड हो रही थी। अब जैसे किसी ने आर्यन के कानों में बम फोड़ा। उसे याद आया, उसका बिना पूछे थप्पड़ मारना, सबके सामने चिल्लाना, उसकी आंखों की वो टूटी हुई खामोशी। उसका दिल बैठ गया। उस रात वह सो नहीं पाया, कमरे में टहलता रहा। पहली बार उसने खुद से सवाल किया, मैंने उसके साथ किया क्या है? उसे याद आने लगे सारे पल, दोस्तों के सामने मजाक, डाइनिंग टेबल के ताने, जिम वाली बेइज्जती, और वो रात जब उसने कहा था, आप मुझसे नफरत मत कीजिए। उसने सिर पकड़ लिया। मैं इतना गिर गया था। सुबह उसने गौरी का फोन ट्रेस करवाया। आखिरी लोकेशन एक छोटे पहाड़ी शहर की। वह खुद निकल पड़ा। ड्राइवर से बोला, जब तक मिल नहीं जाती वापस नहीं आऊंगा। तलाश आसान नहीं थी। उसने होटल्स चेक किए, आश्रम, गेस्ट हाउस, हर जगह एक ही सवाल, यह लड़की यहां आई थी? दिन हफ्ते में बदलने लगे। दाढ़ी बढ़ गई, आंखों के नीचे काले घेरे। अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ पछतावा था। एक शाम वह एक छोटे मंदिर के पास रुका। वहां एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा। बोली, तुम उसी लड़की को ढूंढ रहे हो ना, जो रोज यहां खाना बांटती है? आर्यन का दिल जोर से धड़का। हां, कहां है वो? औरत ने पहाड़ी रास्ते की तरफ इशारा किया। ऊपर एक छोटा सा आश्रम है। आर्यन बिना रुके दौड़ पड़ा। उसे नहीं पता था वह उसे माफ करेगी या नहीं। बस इतना पता था, अगर आज नहीं मिला तो शायद हमेशा के लिए खो देगा। पहाड़ी रास्ता पत्थरों से भरा था, मगर आर्यन को दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चेहरा था, गौरी। वही नम आंखें, वही चुप सहने वाली मुस्कान, और आखिरी बार देखा हुआ वो टूटता हुआ चेहरा।
करीब आधे घंटे की चढ़ाई के बाद उसे दूर एक छोटा सा आश्रम दिखा। सफेद दीवारें, सामने तुलसी का चौरा और कुछ अनाथ बच्चे खेलते हुए। वह धीरे धीरे अंदर गया और तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। गौरी साधारण सूती साड़ी में, बिना गहनों के, बाल डीले से बंधे, हाथ में स्टील की बाल्टी, बच्चों को खाना परोसती हुई। उसके चेहरे पर पहले वाली घबराहट नहीं थी, एक अजीब सी शांति थी। आर्यन वहीं रुक गया। दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा, क्या ये वही लड़की है जिसे मैंने कभी अपनी पत्नी मानने से भी इनकार किया था? एक बच्ची ने गौरी से कहा, दीदी आप भी बैठकर खाओ ना। गौरी मुस्कुराई, पहले तुम लोग खाओ, मुझे बाद में मिलेगा। वही त्याग, वही सादगी जो उसने कभी देखना चाहा ही नहीं था। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से आवाज दी, गौरी। गौरी के हाथ रुक गए। उसने पलट कर देखा। 2 सेकंड, बस 2 सेकंड, और फिर उसकी आंखों में सन्नाटा उतर आया। न गुस्सा, न खुशी, बस दूरी। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया। तुम यहां हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। गौरी शांत स्वर में बोली, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको छोड़ दिया है। यह शब्द सुनकर उसका गला सूख गया। गौरी प्लीज मेरी बात सुनो। वह मुड़ी। अब सुनने को कुछ बचा है? आश्रम के पीछे एक पीपल का पेड़ था। दोनों वहां आकर रुक गए। कुछ पल चुप्पी रही। फिर आर्यन बोला, उस दिन पार्टी में गलती तुम्हारी नहीं थी। गौरी ने हल्की हंसी हंसी, दर्द भरी। गलती मेरी कभी थी ही नहीं आर्यन जी। गलती बस ये थी कि मैंने आपसे रिश्ता निभाने की उम्मीद रखी। उसके शब्द तीर बनकर लगे। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सीसीटीवी देखा, वो साजिश थी। मैंने बिना पूछे तुम्हें थप्पड़ मार दिया, मुझे माफ कर दो। गौरी की आंखें भर आईं, मगर आंसू गिरे नहीं। आपको पता है, दर्द थप्पड़ का नहीं था। तो किस बात का था? उसने धीमे से पूछा। वह पहली बार उसकी आंखों में देखी। दर्द इस बात का था कि मेरे पति को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। चुप्पी। हवा भी जैसे रुक गई। गौरी आगे बोली, शादी के दिन से आज तक आपने मुझे क्या दिया? ताने, मजाक, शर्मिंदगी और आखिर में थप्पड़। हर शब्द पर आर्यन की नजर झुकती गई। मैं मोटी हूं, हां हूं, वह बोली, लेकिन क्या मैं दिल से भी बदसूरत थी? आर्यन की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं गौरी, बदसूरत मैं था, सोच से, व्यवहार से। वह उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। प्लीज वापस चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं बदल जाऊंगा, बस एक मौका दे दो। गौरी ने सिर हिलाया। रिश्ते मौका देने से नहीं, भरोसा देने से चलते हैं, और मेरा भरोसा उस दिन मर गया। आर्यन घुटनों पर बैठ गया। मैं सच में तुमसे माफी मांग रहा हूं, पहली बार दिल से। उसकी आवाज टूट रही थी। आश्रम के बच्चे दूर खड़े देख रहे थे। गौरी का दिल कांपा, मगर वह अभी भी खुद को रोक रही थी। आपको मेरी याद तब आई जब मैं चली गई, उसने कहा। नहीं, मुझे तुम्हारी कीमत तब समझ आई जब सच सामने आया और जब तुम नहीं थीं, उसने जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर गौरी बोली, मैं यहां इसलिए आई क्योंकि यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता मैं कैसी दिखती हूं, यहां लोग दिल देखते हैं। आर्यन ने धीरे से कहा, मैं भी अब दिल देखना सीख गया हूं, बस सिखाने वाली चली गई थी। गौरी की पलकों पर आंसू आ गए। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े दोनों चुप थे। हवा चल रही थी, मगर उनके बीच जमी चुप्पी भारी थी। आर्यन अब भी घुटनों पर था। उसने धीरे से कहा, गौरी, अगर तुम वापस नहीं आना चाहती, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, बस इतना बता दो, क्या मैं सच में इतना बुरा था? गौरी ने उसे उठने का इशारा किया। खड़े हो जाइए, रिश्ते में एक को झुकना पड़े तो दूसरा भी खड़ा नहीं रह सकता। आर्यन खड़ा हुआ, मगर नजरें अब भी झुकी थीं। गौरी ने गहरी सांस ली। आप बुरे इंसान नहीं थे, बस गलत सोच में फंसे हुए थे। वह आगे बोली, आपको अपनी सोसाइटी की इमेज ज्यादा प्यारी थी, अपनी पत्नी से ज्यादा। आपको मेरी सेहत की चिंता नहीं थी, आपको मेरे मोटापे से शर्म थी। आप मुझे बदलना चाहते थे, समझना नहीं। हर शब्द आईना था। आर्यन टूटता जा रहा था, मगर सुन रहा था। मैंने रिश्ता निभाने की कोशिश की, गौरी बोली। मैंने डाइट भी शुरू की,
जिम भी ज्वाइन किया सिर्फ इसलिए कि आप मुझे स्वीकार कर लें। आर्यन ने चौंक कर देखा। तुमने बताया क्यों नहीं? वह हल्का मुस्कुराई। क्योंकि मैं सरप्राइज देना चाहती थी, ताना नहीं सुनना। ये सुनकर आर्यन की आंखें भर गईं। कुछ पल बाद उसने धीमे से कहा, क्या अब भी कोई उम्मीद है? गौरी चुप रही, फिर बोली, उम्मीद होती है, लेकिन भरोसा टूटने के बाद उसे बनने में वक्त लगता है। मैं तुरंत आपके साथ नहीं जा सकती। आर्यन ने सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा, जितना वक्त लगे। गौरी ने पहली बार उसकी आंखों में नरमी से देखा। अगर सच में बदल गए हैं तो साबित कीजिए। कैसे? उसने पूछा। मुझे वापस लाने से नहीं, खुद को बदलने से। आर्यन ने उसी दिन फैसला किया, वह खाली हाथ नहीं लौटेगा, बदला हुआ इंसान बनकर लौटेगा। अगले कुछ महीने दिल्ली में बहुत कुछ बदला। आर्यन ने सबसे पहले अपने दोस्तों से दूरी बनाई, जो गौरी का मजाक उड़ाते थे। पार्टियां बंद, शराब बंद। उसने अपनी कंपनी में बॉडी शेमिंग के खिलाफ कैंपेन शुरू किया, एक एनजीओ को फंड किया जो ओवरवेट महिलाओं की हेल्थ और कॉन्फिडेंस पर काम करता था। मीडिया ने पूछा, ये बदलाव क्यों? उसने सिर्फ इतना कहा, क्योंकि मैंने किसी अनमोल इंसान को खोने के बाद उसकी कीमत समझी। 6 महीने बाद वह फिर उसी आश्रम पहुंचा। इस बार सूट में नहीं, सादा कुर्ता पहने, हाथ में फूल नहीं, कुछ फाइलें थीं। गौरी बच्चों को पढ़ा रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, इस बार किस लिए आए हैं? आर्यन ने फाइलें आगे की। यह आश्रम अब ट्रस्ट में रजिस्टर हो चुका है, फंडिंग लाइफ टाइम रहेगी, और नाम है गौरी ट्रस्ट। गौरी चौंक गई। ये सब क्यों? वह बोला, क्योंकि तुमने मुझे इंसान बनना सिखाया। कुछ देर चुप्पी रही, फिर गौरी धीरे से बोली, अब भी इंतजार करोगे? आर्यन मुस्कुराया, जिंदगी भर। गौरी ने पहली बार उसका हाथ थामा। इतना लंबा इंतजार नहीं करवाऊंगी, बस एक शर्त है। जो कहो। वह तुरंत बोला, अब मुझे बदलने की कोशिश मत करना, मेरे साथ चलना, जैसे हूं वैसे स्वीकार करना। आर्यन की आंखें भर आईं। अब तो डर लगता है कहीं फिर खो ना दूं। आश्रम के बच्चों ने तालियां बजाईं जब गौरी उसके साथ चलने लगी। वापसी इस बार मजबूरी नहीं थी, इज्जत के साथ थी, प्यार के साथ थी। दिल्ली लौटकर उन्होंने नई शुरुआत की, इस बार पति पत्नी की तरह। आर्यन अब उसे पार्टियों में छुपाता नहीं, गर्व से परिचय कराता। मीट माई वाइफ, द स्ट्रांगेस्ट वुमन आई नो। गौरी अब भी वहीं थी, दिल से अमीर, रिश्ते से सच्ची, और अब अपने पति की नजरों में सबसे खूबसूरत। किसी इंसान की कीमत उसके शरीर से नहीं, उसके दिल से होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप क्या कहना चाहते हैं गौरी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं आर्यन के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के बारे में? क्या गौरी ने आर्यन को माफ करके सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।